हेलो एवरीवन। हमने 2025 का प्रीलिम्स पेपर एनालिसिस स्टार्ट किया था, जिसके 3 पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। लास्ट पार्ट बचा है जिसमें 20 क्वेश्चंस लेफ्ट है हमारे। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं देन गो एंड वॉच इन द प्लेलिस्ट। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने डाउट्स को क्लियर करने में। जो क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न होती है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स जिनको हम गलत कर देते हैं, उनको सॉल्व करने में, उनको कैसे अटैम्प्ट करना है, इसकी आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। स्टार्ट करते हैं हम बाकी के क्वेश्चंस को। फर्स्ट हमारा जो ये ऑर्डिनेंस के बारे में, देखो ये बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का हमारा। ठीक है, ये पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे आगे कुछ हमारे। ठीक है, और ये बेसिक्स हैं, जो क्वेश्चन बेसिक से बनते हैं हमारे। इसीलिए मैंने हर बार यही बोला है कि अपने पीवाईक्यूज और बेसिक्स पे कमांड करो। हम बाकी चीज़ों को इकट्ठा करने में, मटेरियल को इकट्ठा करने में, बहुत सारी बुक्स पढ़ने में और इसी कंफ्यूजन में घूमते रहते हैं कि कहाँ से न्यूज़ करें, कौन सी मैगजीन, ये मैगजीन, वो मैगजीन, ये वाली साइट। एक जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हो बस उसको करो। वहाँ से आपके देखो न्यूज़ में, हमारे न्यूज़ से मतलब कि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बने थे वे हमारे, आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हो वहाँ से आपके वे बेसिक्स जो आपके होने होंगे ना, वो तो हो ही जाएंगे। और जो बिल्कुल क्वेश्चन ही इसीलिए बनाया होगा कि आपको छोड़ना ही, कोई क्वेश्चन इसीलिए भी बनाए जाते हैं कि छोड़ा जाए उनको, तो उसको आप कितने सोर्सेज फॉलो कर लीजिए, एक क्वेश्चन के ऊपर आप इतना सारा दिमाग खराब करोगे अपना। तो उसकी बजाय ये ज़्यादा बेटर है कि आप अपने बेसिक्स को और पीवाईक्यूज को स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में जब हम गलती करते हैं ना तो हमारी कट ऑफ से नीचे जाते हैं मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक स्टेटमेंट अगर आपको पता होती है कि भाई ऑर्डिनेंस कांट अब्रिज फंडामेंटल राइट, तो आप इसमें राइट आंसर तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पे हमारा सी आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। 3 पेयर्स हैं हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड त्रिपुरा। 3 स्टेटमेंट्स गिवन थी यहाँ पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बोला कि द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज़ 2 नेशनल पार्क्स। फिर नागालैंड के बारे में बोला कि केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड त्रिपुरा के बारे में बोला कि पार्ट सी में था पहले ये, एंड इट बिकम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटरी टेरिटरी विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956 एंड लेटर अटेन्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लैश स्टेट। सी वाला हम जब वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ते हैं पॉलिटी के, वहाँ पे जो पार्ट ए बी सी लाइक दैट वो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे। ठीक है, कि कैसे बनी थी स्टेट्स वगैरह पहले, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाने के लिए, जो सब डिस्प्यूट वगैरह चल रहा था उस चैप्टर में हम ये चीज़ पढ़ते हैं। तो उससे ये वाली स्टेटमेंट का पता लग गया, थर्ड वाली। ठीक है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में ये था कि अगर अरुणाचल प्रदेश में कैपिटल का नाम, मैंने ये सोचा था कि भाई अगर फोर्ट के बेसिस पे नाम नहीं होता तो ये चीज़ कोई सोच नहीं पाता कि जो नाम है वो फोर्ट के बेसिस पे, दैट्स वाई मैंने इसको सही माना था। बस फिर कन्फ्यूज़न थी, ये थी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्क है, बट यहाँ पे फिर ये भी नहीं था कि हैज़ ओनली 2, दैट्स वाई मैंने इसको राइट कंसिडर किया था। सेकंड स्टेटमेंट को मैंने रॉन्ग इसलिए मार्क कर लिया बिकॉज आर्टिकल 3 को कंसिडर किया मैंने। ठीक है, इसीलिए पता नहीं, अब कहीं एक जगह पे तो ये राइट था, कई जगह पे ये रॉन्ग भी था, मतलब कि ऑल 3 आंसर था, तो इसका चेक करना पड़ेगा वैसे। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, हमारे को ये सब 3 गिवन है कि इंटर स्टेट काउंसिल, स्टेट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एंड जोनल काउंसिल। इसमें बताना कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बेसिक का क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो यहाँ से आप कोई ट्रिक वगैरह इसमें यूज़ नहीं कर सकते, आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे अपने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की बजाय एक ही जो आप ने रिवाइज किया है ना, मतलब कि जो आपने पढ़ा उसी को रिवाइज कीजिए। बिकॉज लगता हमें ऐसे है कि हमने पढ़ लिया तो हमें याद हो गया वो, बट वो जब उससे क्वेश्चन बन के आते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में, वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा नहीं है, बट जब तक आप उसको कई बार रिवाइज नहीं करोगे ना, तो क्योंकि जितनी बार आप रिवाइज करोगे वो क्वेश्चन बना बना के रिवाइज कीजिए कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, जब आप उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है इस चीज़ से, तो वो ईजी रहेगा, क्योंकि रिविजन करने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The Constitution of India explicitly mentions that in certain spheres, the governor of state act in his own discretion. ये स्टेटमेंट सही है हमारी ऑन डिस्क्रिप्शन पे। कुछ ये बोले कि कुछ ऐसे सिचुएशन स्फेयर्स होते हैं जहाँ पे गवर्नर एक्ट करता है डिस्क्रिप्शन में, ये ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज ओन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिजर्व विदाउट फॉरवर्डेड बाई गवर्नर। ये तो हमें पता है कि जब गवर्नर फॉरवर्ड करता था प्रेसिडेंट बिल लेता स्टेट लेजिस्लेचर के बिल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो ओनली 1 करेक्ट है यहाँ पे।
नेक्स्ट देखते हैं, ये भी देखो पॉलिटी के क्वेश्चंस हमारे बेसिक से ही बनते हैं, ठीक है। और पॉलिटी अगर आपकी वीक है तो इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन का मार्जिन लेके चल सकते हैं मार्जिन, बट बाकी ओवरऑल इसमें लेके ही आने पड़ेंगे। प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेटेड अंडर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, ये हमारा डीपीएसपी का ही था। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थी बिल्कुल। आपने जो बेसिक डीपीएसपी पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो जो इसमें पॉलिटी के चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ड्यूटीज हैं, ठीक है, पार्लियामेंट का है, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सारे टॉपिक्स हर बार इम्पोर्टेंट रहते हैं और क्वेश्चन बनता ही है यहाँ से। ओके, बाकी के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये 5th शेड्यूल के ऊपर, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारे, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया एंड लोकल बॉडी एज्यूम्स टोटल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो वैसे तो अगर पढ़ रखा हो तो ये मतलब कि वहाँ से भी क्लियर है कि भाई लूज तो नहीं करती अपनी पूरी पावर, ऊपर से ये भी बोल दे कि एज्यूम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ही लोकल बॉडी के पास आ जाएगी, तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एंड द सेकंड बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द, इसमें देखो आप इस टोटल पे अगर आपका ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में आप किस वर्ड पे फोकस है आपका। अगर आपने सिर्फ इस चीज़ को देखा कि टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। बट यहाँ पे कि कैन टेक, और वो भी कब है, ऑन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में, वो भी रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पे ध्यान ये चीज़ें याद रखनी, क्योंकि गवर्नर को प्रेसिडेंट से, ठीक है, चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो चेंज किए जाते हैं ना, इन चीज़ पे फोकस रखना है, ध्यान रखना है। तो ये 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, ठीक है। तो इनको पक्का करना है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 87th क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, इसका याद नहीं, ये इनका कुछ ध्यान नहीं था, कुछ भी ऐसा ये नहीं था जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को किया जा सके, तो इसको लेफ्ट किया मैंने, छोड़ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, जय श्री राम, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में पूछा है कि फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द अबव रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर ऑफ, जिसमें हमारा कि 1/2 स्टेट का चाहिए, लेस देन वन, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड बाय बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट, असेंट चाहिए इसकी। तो ये हमारे जो हम पढ़ते हैं उसी से ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन में इनमें देखो ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है, इसमें तो सिंपल आपको बेसिक्स आते होंगे तो इन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, ठीक है। कई जगह पे हम यूज़ करते हैं ट्रिक्स, बट जो बेसिक से सॉल्व होते हैं उनमें ट्रिक्स हमेशा बाद में, बिल्कुल लास्ट में यूज़ करने को बोला जाता है, सभी यही बोलते हैं। बट यहाँ पे आप, मैं तो यही बोलूँगी कि आप बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए जितना आप कर सकें, उनको रिवाइज कीजिए। जिसने 1-2 अटैम्प्ट दे लिया होगा ना, आप इस चीज़ को मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा छोड़ा नहीं होगा जिसकी वजह से आपका रुका होगा, ठीक है। क्योंकि हमें लगता है ये है कि ये वाली चीज़ रह गई, दूसरी बुक से पढ़ लेते हैं, ये वाली बुक रह गई थी हमारी, एनसीईआरटीज रह गई। तो जो बेसिक क्लियर हो गए, आइदर आपने एनसीईआरटी से किया या फिर कोई और सोर्स आपने फॉलो किया है, ठीक है। बट बस वो एक माइंड में रहता है कि ये छूट गया, वो छूट गया, उसने वो किया था, मैंने ये नहीं किया इसलिए रह गया। मैंने लक्ष्मीकांत बस रीड करके देखा था, बाकी जो दूसरे सोर्स से मैंने किया था ना, वहाँ से मेरा क्लियर हो रखे थे वे चीज़ें, ठीक है। कोई ज़्यादा ये नहीं लगा मुझे बाद में करने के कि मेरा कुछ छूट गया था। और जो चीज़ें छूटती हैं ना, वो हमारी 1-2 आप या तो टेस्ट वगैरह लगाते हैं, वो वहाँ से कवर हो जाती है। और अगर एक आधा क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा कोई आ भी गया ना, कोई बहुत डिफरेंट सोर्स है, तो वो आपकी कट ऑफ डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी देखो बेसिक सही है। गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ठीक है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स ड्यूटीज ऑफिसर ऑफिस, ठीक है ये चीज़। और नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूट और कंटिन्यू अगेंस्ट ड्यूरिंग द टर्म, ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट इसकी राइट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इसमें हमें 4 गिवन थी, और हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन आवर कंट्री। हमारे को 4 वो गिवन थी एक्टिविटीज़, और उसमें बताना था कि किसको रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस, दोनों में प्रोडक्शन की बात की गई थी। एंड सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बात करा था रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स।
अब रेगुलेट, यहाँ पे इस चीज़ को बस मैंने तो ये देखा था कि भाई दो तो फर्स्ट और फोर्थ मतलब कि दोनों प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, एंड सेकंड एंड थर्ड आफ्टर प्रोडक्शन की बात है, रिफाइन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल। ठीक है, तो दो एक्टिविटीज़ एक ग्रुप में आ रही थी और दो एक्टिविटीज़ एक ग्रुप में आ रही थी, दैट्स वाई इसमें मैंने इनको डिफ्रेंशिएट करके ही लगाया। कई जगह पे मैंने जिससे चेक किया था वहाँ पे गलत बताया था, ठीक है ये, बट और भी जगह पे 2-3 जगह पे और चेक किया था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन सही था। तो इसमें देखना पड़ेगा अब क्या आंसर की में क्या आता है, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये ठीक ही है। कई क्वेश्चन हैं, एक आधा क्वेश्चन है जो राइट मार्क कर रखा है उसमें एक आधा गलत भी निकल आएगा, और कई क्वेश्चन जिसमें गलत है वो ठीक भी निकलेंगे, तो बैलेंस हो जाती हैं दोनों चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ। इस क्वेश्चन में मैंने ये स्टेटमेंट जो डायरेक्टली पढ़ नहीं रखी थी, बस जो गिवन है उसका मीनिंग देख के कौन सी वाली स्टेटमेंट से वो ज़्यादा लॉजिकली लिंक्ड हो रही है उसको देख के मैंने इसको मार्क किया था, एंड ये उसके अकॉर्डिंग ठीक हुआ। क्योंकि देखो आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके फिर वो लॉजिक और उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाता है कि ये किसके साथ जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपने पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बिल्कुल बेसिक से था। डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदड़ो मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ये सबको ही पता होगा, ठीक है। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल। देखो अब इस क्वेश्चन को मेरा गलत हुआ ये, उस वक्त तो मुझे ध्यान नहीं आया, बट तब मैंने इसको ऐसे मार्क किया था कि हिस्ट्री में अराउंड पिछले 2 सालों से जो मैंने सुना था पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग यही एक ट्रिक बताई थी कि भाई जो नाम बिल्कुल डिफरेंट से होते हैं नए से होते हैं वो जर्नली राइट मिल जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने उसके अकॉर्डिंग लगा दिया ये, बट सोच के नहीं देखा कि शायद ये मुझे क्वेश्चन आता भी, मैंने पढ़ा। फिर अब जब मैं बना रही थी ना इसके लिए आप लोगों के लिए PDF वगैरह, तब मुझे याद आया कि एक बार 9th 10th में अराउंड शायद इंग्लिश का एक चैप्टर था उसमें इसके बारे में था, और वहाँ पे लाइक वकीलों की ये बात हुई थी, और तब मुझे याद आया कि इसमें ही मदन मोहन मालवीय का नाम उसमें पड़ा था। अगर वो उस चीज़ से कनेक्ट कर पाती तो ये ठीक मार्क करती। मैंने उस ट्रिक पे सोच के किया, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पहले बेसिक से सोच के देखो कि आपको वो आता है, तब आप किसी ट्रिक वगैरह का यूज़ करो, ठीक है। ये जो मैंने गलतियाँ की हैं वो इसीलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप उनको ना करें, ठीक है। जिस क्वेश्चन को आपने रिलैक्स माइंड से और मतलब शांति से किया वो क्वेश्चन ठीक जाता है, जहाँ पे कुछ गड़बड़ करते हैं वहाँ पे गलत होता है, जिसको हड़बड़ी में मार्क करते हैं ना वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Subsequent to which of the following event Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in the political and social program? तो ये पूना पैक्ट में हुआ था। तो ये जब आप लोगों ने एक बार हिस्ट्री सभी ने रीड तो की होगी ना, सभी पेजेस को पढ़ा होगा, तो ये कुछ ना कुछ वहाँ से हिंट लगा के आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो चाहे आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी हो ना, तो उसको एटलीस्ट उसका जो बेसिक मोटा मोटा जो चीज़ें आती हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको अपना पढ़ के जाओ। ये बात ठीक है, इंटरेस्ट होता है किसी सब्जेक्ट में या फिर वो चीज़ मज़ा नहीं आता किसी में, बट फिर भी उसको एटलीस्ट जो जहाँ से जिस एरिया से क्वेश्चन बनता है ना, और एक बार उसकी स्टोरी, क्योंकि हिस्ट्री में तो वैसे भी स्टोरी टाइप में होता है, तो स्टोरी टाइप में उस चीज़ को पढ़ लो, तो वहाँ से कनेक्शन कोई ना कोई बन के आपके क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में एक ही का पता था इसमें यहाँ पे, ठीक है, बट जो चीज़ें हमें सिंपली ये लगी ना कि भाई ये तो यहीं की ही होंगी, बट कई चीज़ें इंट्रोड्यूस की थी इन्होंने, तो यहाँ पे ऑल 3 आंसर था, तो ये वाला गलत हो गया था यहाँ। ये वाला क्वेश्चन था हमारा, हाउ मेनी कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। अब इसमें जब टाइम जोन वाला चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वहाँ पे 2-3 कंट्रीज तो थी, ठीक है, बट सारियों का नाम भी ध्यान नहीं था, तो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि 2-3 क्वेश्चंस थे ऐसे, तो उसमें 5 में से 3 मार्क कर दिया था फिर इसमें मैंने। तो ऐसे क्वेश्चंस में कर सकते हो आप, क्योंकि हर एक का कंट्री का आपको मे भी नहीं पता होगा, तो अगर ज़्यादा इसमें सोचोगे तो गलत आंसर तक ही पहुँच सकते हैं, इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके काफ़ी मार्क्स इंक्रीज ही होते हैं जर्नली। मैंने ये चीज़ कब सीखी थी, एक बार जिन क्वेश्चंस को मैंने लास्ट अटेम्प्ट में छोड़ा था, ठीक है, वो ठीक हो सकते थे, बट मैंने जब सुना उनको, किसी की सुन रही थी ऐसे ही, तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे ही अटैम्प्ट किया और उनमें से एक क्वेश्चन सही हो गया, गलत हो गया, 2 ठीक हो गए,
तो भाई ठीक है ना, एटलीस्ट छोड़ने से ज़्यादा बेटर ये कहीं ना कुछ तो मार्क्स उसमें गेन करोगे ही। ठीक है, तो ये चीज़ तब आप अप्लाई करोगे जब आपको डायरेक्ट ये हिट करेगा ना, एंड आप उस चीज़ को अप्लाई रिवीजन में अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे एग्जाम में भी कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट इज okay, consider the following statements. An deer in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be a different days. तो यहाँ पे जो कंट्रीज है ना उनका देख के कि भाई कौन सी कंट्री किधर है, थोड़ा सा मैपिंग ध्यान करके तब ये चीज़ की थी, क्योंकि जो हमारा टाइम जोन का वो जो एक कैलकुलेशन होती है कि 1 डे गेन होता है 1 डे लूज होता है इस तो वही बना के देखो, यहाँ बना के भी मैं वही देख रही थी। ठीक है, व्हेन इट इज़ मंडे इन अनदर एंड इट इज़ ट्यूसडे इन होम, तो ये बना के देखा था फिर मैंने यहाँ पे, उसके हिसाब से कंसेप्ट पता था तो ये क्वेश्चन हो गया, अदरवाइज नहीं पता होता तो ये छोड़ना ही पड़ता। Who among the following was the founder of the self respect movement? ये क्वेश्चन पहले भी बना है और ये फिर से आ गया, और ये क्वेश्चन ए था इसका। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये वाला देखो क्वेश्चन, इसका मैंने फर्स्ट और सेकंड कंट्री जो थी ये वाला पढ़ रखा था पहले का और दूसरे का, तो ये मैंने टिक भी कर दिया था यहाँ पे कि ये दोनों ठीक है। ठीक है, बट तीसरे वाले को मैंने रॉन्ग कंसिडर कर लिया और ये गलत हो गया, ओनली तुम्हारा। बट यहाँ पे ना दो क्लियर थे, देखो ये 99 और 100 क्वेश्चन कैसे सोल्व करना था। थर्ड वाले में मैंने क्या किया, एक दो कंट्रीज का पता यहाँ पे, ठीक है, उसका रीजन का मे भी पता हो, बट तीनों का जिसको पता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होता तो देखो लास्ट 2 ईयर्स से जब ऐसे रीजन और कंट्री गिवन थे तो वहाँ पे नन था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में, और मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये लगाया था ये, और इस वाले में मेरे को ये मैं क्लियर करके गई थी, जब किसी चीज़ का आपको ये नहीं पता होना कि ये रॉन्ग है या राइट है तो आप उसको रॉन्ग क्यों ही कंसिडर करोगे, और वो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं की। दो कंट्रीज का यहाँ पे ठीक था तो तीसरे का भी ठीक मिलना था। ठीक, और यहाँ पे एक भी ठीक नहीं है तो तीनों ही ठीक नहीं है। इस मतलब कि आप लोगों को मे भी ये चीज़ सही नहीं लगेगी, बट जब आप 2-3 चीज़ों को ऐसे एग्जामिन करते हो ना तो वो चीज़ ऐसे पैटर्न सा बन जाता है कि उसी पैटर्न पे ये एग्जामिनर ने फिर से बनाया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो और उसी बेसिस पे मेरे को ये सॉल्व करना था, जिसको मैंने उस बेसिस पे सॉल्व नहीं किया था मेरा गलत हो गया, इसको मैंने उसी बेसिस पे किया था और ये वाला सही हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरी बात सुन के आप इस चीज़ को रट के जाओ। ठीक है, या फिर ऐसे ही मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही मार्क करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका अलग तरह से बन के आएगा अगली बार। ठीक है, कोई मान लीजिए ऐसा ही कोई क्वेश्चन बन के आए, एक चीज़ का आपको पता हो और आप, ठीक है, उसी के बेसिस पे कर, मान लीजिए आपको एक रीज़न का पता हो कि भाई ये सही है और आप ये सोचो कि भाई नहीं नन नन ही बनता है और उसको गलत करो, ऐसा नहीं करना है। अपनी कॉमन सेंस से यूज़ करो। ठीक है, और जो भी आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जो चीज़ें आप सीख रहे हो, किसी की सुन के रटना नहीं, उस चीज़ को अप्लाई करो, सीखो और फिर वहाँ पे पेपर में अप्लाई करना। ठीक है, तभी ये चीज़ें हेल्प करेंगी। जब तक आप खुद इनको अप्लाई करके नहीं देखोगे तो या तो ये लगेगा कि भाई ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्टली पेपर में ही जाके अप्लाई किया तो कहीं पे कोई सी लगाओगे कहीं पे कोई सी लगाओगे तो भी गलती करेगी, फिर वो फिर से यही लगेगा कि ये तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को सीखना है, समझना है और पहले रिवीजन कीजिए। 10 मतलब कि आप लास्ट 10 ईयर्स के 15 ईयर्स के कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस, ये मत देखो कि एक पेपर गया, ये देखो 100 क्वेश्चंस में 4-4 स्टेटमेंट्स में मतलब 400 स्टेटमेंट्स में आप उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, तो 300 मतलब कि हर एक में ठीक है अप्लाई नहीं होता, 300 में 200 में तो अप्लाई होगा। मतलब कि वो एलिमिनेशन और कॉमन सेंस जो हम बात करते हैं उस चीज़ की। ठीक है, तो उनको जब आप अप्लाई करोगे सीखोगे ना तो बहुत ईजी बन जाएगा आपके लिए अप्लाई करना, वरना वहाँ पे डाउट ही आएगा कि भाई क्या पता अब ऐसा नहीं होता, उस टाइम पे हो गया, तुक्का लग गया होगा। वो कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्टअप होता है जब आप उस चीज़ को सीखते हो और अप्लाई करते हो, तब वो चीज़ अप्लाई कर पाओगे एग्जाम हॉल में भी। वरना पहले भी मुझे भी ऐसे ही लगता था, मुझे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता, मैंने क्वेश्चंस को जो छोड़ा और फिर बाद में वो आंसर ठीक भी निकलता जो सोचा था कि भाई ये अप्लाई कर दूं। ठीक है, बाद में फिर गिल्ट होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व ही कर देते हैं और वहाँ पे ये लगता है कि भाई कहीं मार्क कर दिया तो गलत ना हो जाए। तो ये जो डिलेमा बना रहता है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आपको फुल प्रूफ उस पर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं ये कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस आपके विश्वास पे डिपेंड करेगी ये चीज़ें। ओके, ठीक है भाई, सी सेट का बोल रहे हैं कि भाई सी सेट का बताओ। ठीक है, हम सी सेट को डिस्कस करेंगे।
एक तो आप कि कहाँ से आप अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है पेपर को। जी किसी पोर्शन को कई बार ना हम ऐसे करते हैं कि इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चन करके आ रहे हैं, मैथ्स वाले सिर्फ मैथ्स का ही। अब ऐसा नहीं कर सकते, पहले तो इजी क्वेश्चंस बनते थे, अब पैटर्न ही बदल गया, मतलब कि एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बन रहा है या दो को बन रहा है। पहले तो 3-4 क्वेश्चन भी बन जाते थे एक पैराग्राफ से, ठीक है। वो इस तरह से लेंथी भी बन गया है, ऊपर से मैथ्स के क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो रहे हैं कि वहाँ पे डाउट बन जाता है कई क्वेश्चंस में। लाइक वो जो स्टेटमेंट टाइप बनते हैं ना बड़े बड़े, फिर उनमें कई क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ जाते हैं, और अगर कई बार उसमें मतलब कि डाउट बनता है तो वो क्वेश्चन फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है वहाँ, ठीक है। तो सी सेट को जो सिंपल एक मतलब कि ईजी वो रहे हमारे को, तो वहाँ पे जब सॉल्व करने के बाद हमें ये डाउट ना रहे कि सी सेट की वजह से कहीं रुक ना जाए, इस तरह से हमें अपना सॉल्व करना है पेपर, ठीक है। इस तरह से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सी सेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे और पेपर को भी देख लेंगे कि कैसे सॉल्व किया था, ठीक है गाइज। ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।